वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में धरती से पुरुष जो है वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ इस पृथ्वी पर महिला ही रहेगी। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ही के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पुरुषों में लिंग निर्धारण के लिए एक वायु गुणसूत्र निर्धारित होता है। धीरे धीरे ये वायु गुणसूत्र जो है ये विलुप्त होता जा रहा है। इसी के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे आने वाले कुछ समय में भैया इस पृथ्वी से पुरुष जो है वो गायब हो जाएंगे। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भैया मानवों में किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। जब भी किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो किस तरीके से डिसाइड होता है, ये चीज हमें सीखनी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोशिका क्या है। देखो, जिस तरीके से मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो मैं लिख देता हूं कि मानव का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है भैया? मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेल में यानी कि कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र एक डीएनए व प्रोटीन की बनी हुई धागेनुमा संरचना होती है भैया। तो याद रखना है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संख्या में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र है, ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भैया ऑटोसोम गुणसूत्र, ऑटोसोम क्रोमोसोम, और दूसरे होते हैं भैया एलोसोम क्रोमोसोम, एलोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने कहा कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोसोम क्रोमोसोम और दूसरा एलोसोम क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या होती है भैया 22 जोड़ी, अर्थात ये संख्या में कितने हो गए? संख्या में हो गए 46। और जो एलोसोम क्रोमोसोम है इनकी संख्या होती है भैया 1 जोड़ी, यानी कि ये संख्या में कितने हो गए? ये संख्या में हो गए भैया 2। याद रखना, जो ऑटोसोम गुणसूत्र है ये लड़के व लड़कियों में समान होते हैं। ये लड़के व लड़कियों में समान होते हैं, ये लड़के व लड़कियों में समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए मैंने बीच में इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह लगा दिया। और याद रखना, जो एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं ये लड़के व लड़कियों में अलग अलग होते हैं, ये लड़के व लड़कियों में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने बराबर के चिन्ह को बीच में से काट दिया। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, ये जो एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं इन्हें कहा जाता है भैया लिंग निर्धारक गुणसूत्र। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हें लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर यह पता चलता है कि भैया कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखो, मैंने कहा कि ये जो एलोसोम क्रोमोसोम है, ये एलोसोम जो क्रोमोसोम है ये 1 जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। लड़के व लड़कियों में दोनों में अलग अलग होते हैं भैया। ये जो लड़के में होंगे, ये जो लड़के में होंगे, लड़के में होते हैं भैया ये एक्स, एक मिनट, लड़के में होते हैं भैया ये एक्स और वाई, और जो लड़की होती है इस लड़की में होते हैं भैया ये एक्स और एक्स, एक्स और एक्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है भैया? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ये लड़के के एक्स और वाई और लड़की के ये एक्स और एक्स जो गुणसूत्र है, इन्हीं के कारण पता लगता है कि भैया होने वाला जो बच्चा है ये लड़का होगा या लड़की होगी।
अब देखो भैया कैसे होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है मम्मी पापा में से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, इतनी बात क्लियर है, आप सभी को पता है। यानी कि जो पापा होगा यानी कि जो मेल होगा यानी कि जो लड़का होगा, उस लड़के में कौन कौन से गुणसूत्र है? जो लड़का होगा उस लड़के में गुणसूत्र है एक एक्स और एक भैया वाई, एक एक्स और एक वाई। और जो लड़की है, जो मम्मी है, जो फीमेल है, उसमें भैया कौन से गुणसूत्र होंगे? तो इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया एक्स और एक्स। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है ये गुणसूत्र आपस में संलयन हो जाते हैं भैया। तो देखो ये एक्स और अगर ये एक्स क्रोमोजोम, अगर ये एक्स और अगर ये एक्स क्रोमोजोम आपस में मिले तो भैया गुणसूत्र, यानी कि एक्स और ये एक्स क्रोमोजोम आपस में मिले तो भैया एक्स और एक्स बनेगा। और ये एक्स और एक्स जब मिलता है, ये एक्स और एक्स जब मिलता है तो उसका मतलब यह है कि भैया लड़की होगी। उसका मतलब क्या है भैया? कि लड़की होगी, ठीक है। फिर अगर ये एक्स और ये एक्स मिला, अगर ये एक्स और ये एक्स मिला तो इसका मतलब क्या है? फिर दोबारा लड़की होगी, फिर दोबारा क्या होगी? लड़की होगी, ठीक है भैया। अगर ये y और ये x मिला तो y और x दोनों मिल जाएंगे, तो कहने का मतलब लड़का होगा। अभी आपको सब कुछ समझ में जाएगा। और y और ये x मिला, y और x मिला तो भैया लड़का पैदा होगा। अब देखो मैंने लड़के के और लड़कियों के आपको क्रोमोजोम बताए, यानी कि लड़के में तो x और y पाया जाता है और लड़की में x और x पाया जाता है। अगर x और x जब जब मिले हैं, जब जब लड़की हुई है, और x के साथ में जब y मिला है तब जाकर के लड़का हुआ है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई लड़के का ये जो y गुणसूत्र है, ये जो y क्रोमोजोम है, ये भैया लड़कों में पुरुष यानी कि लड़कों में लिंग का निर्धारण करता है। इतनी बात क्लियर है, यानी कि भैया जो लड़का होगा यानी कि लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि जो लड़का होगा वो किसके कारण होता है? इस वाई क्रोमोजोम के कारण होता है। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? तो वाई क्रोमोजोम ये डिसाइड करता है कि भैया लड़का होगा या लड़की होगी। भाई महिलाएं जो है, लड़की जो है, उनमें तो भैया ये एक्स और एक्स समान गुणसूत्र है। भाई एक्स और एक्स समान गुणसूत्र है तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लड़का है, इस लड़के में एक एक्स क्रोमोजोम है और एक भैया वाई क्रोमोजोम है। तो इस वाई क्रोमोजोम के कारण ही तो भैया लड़का पैदा हो रहा है। और देखो दोनों की संभावना 50-50% है। 2 बार लड़की पैदा हो रही है, 2 बार लड़की पैदा हो रही है और 2 बार लड़के पैदा हो रहे हैं। तो दोनों की संभावना कितनी है? 50% है भैया। तो अब ये तो आपको पता लग गया कि भैया किस तरीके से लड़का होगा या लड़की होगी ये डिसाइड होता है, इन क्रोमोजोम के कारण होता है, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा मेन मुख्य जो मुद्दा आता है वो ये आता है, क्या भैया वास्तविकता में ही भविष्य में, वास्तविकता में भविष्य में पृथ्वी पर भैया क्या पुरुष है वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वाई गुणसूत्र है, देखो ध्यान से समझना मेरी बातों को, कि ये जो वाई गुणसूत्र है, इस वाई गुणसूत्र पर आज से 300 मिलियन पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले कितने जीन थे? कितने जीन थे भैया? कितने जीन थे? 1438 जीन थे भैया। कितने जीन थे? 1438 क्या थे? जीन थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये जीन क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। ये जीन क्या करते हैं? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि आपके पापा के घुंघराले बाल है, तो होने वाली जो संतान है उसके भी कभी कभी घुंघराले बाल हो जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा इन जीन के कारण होता है। जैसे कि मेरे पापा और मेरे जो नाखून है वो दोनों के सेम है, वो ऐसा किसके कारण हुआ है? इसे जीन के कारण हुआ है। तो ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? ये जीन भैया। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो वाई क्रोमोजोम है, इस वाई क्रोमोजोम पर भैया 300 मिलियन वर्ष पहले कितने जीन थे भैया? 1438 थे भैया। कितने जीन थे भैया? 1438। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने जब जांचा
तो भैया कितने जीन बचे हैं, इस पर सिर्फ 1393 जीन बचे हैं। कितने जीन बचे हैं, 1393 जीन नहीं बचे भैया। इस 1438 में से 1393 जो जीन है वो विलुप्त हो गए। तो विलुप्त हो गए तो घटा देते हैं, 8 में से 3 गए तो 5, और 13 में से यानी कि एक इसको दे दिया, सॉरी एक इसमें से ले लिया तो 13 हो गए, 13 में से 9 गए तो कितने बचे भैया, 4 बचे, 9 4 13, 3 का 3 1 का 1, तो बचा 45 बचे। तो कहने का मतलब मेरा ये है भैया कि आज को 300 मिलियन वर्ष पहले इस वाई क्रोमोजोम पर कितने जीन थे, 1438 थे, जिनमें से ये 1393 विलुप्त हो चुके हैं भैया। अब सिर्फ 45 बचे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे आने वाले 10 मिलियन वर्ष में भैया ये 45 जीन भी नष्ट हो जाएंगे, ये 45 जीन भी नष्ट हो जाएंगे। तो भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, होने दो भैया, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है भैया। क्या फर्क पड़ रहा है? ये चीज फर्क पड़ रहा है कि इनमें से एक जीन होता है, ये जो 45 जीन है इसमें से एक है SRY जीन, SRY जीन, और ये SRY जीन है ये भैया SOX9, SOX9 एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, इसको प्रेरित करता है भैया। और ये क्या करता है, SO9 जो X होता है ये भैया टेस्टिस जो वर्षण होता है, मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है भैया, टेस्टिस वर्षण जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, ये उसको बनाने में सहायक होता है। कौन? ये SOX9। तो किसको बनाने में सहायक होता है भैया? ये भैया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेस्टिस को बनाने में सहायक होता है, यानी कि वर्षण को बनाने में सहायक होता है। दूसरी बात, ये 2 हार्मोन को और बनाने में सहायक होता है। अब वो हार्मोन कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा होता है भैया एंटी मुलेरिन हार्मोन। दूसरा कौन सा होता है? एंटी मुलेरिन हार्मोन। अब दोनों हार्मोन का काम क्या है वो समझ लीजिए। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, आवाज को, ये द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनकी भी ग्रोथ करवाता है, जैसे कि पुरुषों में बाइसेप्स ट्राइसेप्स का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का बाहरी होना, है कि नहीं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और ये जो एंटी म्यूलेरिंग जो हार्मोन है ये क्या करता है, पुरुष में अगर इस हार्मोन की कमी हो गई लड़कों में तो भैया लड़कों में लड़की वाले लक्षण आ जाएंगे। तो भैया इन दोनों के विकास में कौन सहायक होता है? ये SOX9 जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये सहायक होता है भैया। और ये किसकी प्रेरणा से काम करता है? SRY जीन की प्रेरणा से काम करता है। और ये जीन किस पर पाया जाता है भैया? तो ये जीन पाया जाता है मेरे भाई वाई क्रोमोसोम पर। तो अगर ये धीरे धीरे यही नष्ट हो रहा है, अब भैया ये नष्ट हो रहा है, अब ये नष्ट हो रहा है, मैं आपको बता दूं, तो आप ये मुझे बताओ, क्या SRY जीन अगर नष्ट हो गया तो ये SOX9 को प्रेरित कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्या फिर ये टेस्टिस का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या एंटी मुलेरिन हार्मोन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो फिर भैया मेल का निर्माण कैसे होगा? फिर मेल बॉडी का निर्माण कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। तो यही प्रॉब्लम है भैया। वैज्ञानिकों ने यही देखा है कि ये जो SRY जो जीन है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, जो कि किस पर है? इस वाई क्रोमोसोम पर है भैया। इसी के कारण कहा जा रहा है कि भैया पृथ्वी से आगे आने वाले कुछ सालों में भैया पुरुष है वो विलुप्त हो जाएंगे। ये है भैया सारी की सारी कहानी। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ साइंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है और आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को भी सुना होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाए। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए।
अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, एक चैप्टर बचा हुआ है, बॉटनी और करा दूंगा, और ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है माइक्रोबायोलॉजी से। तो लगभग आपका समाप्त है वो बैच, उसको देख लेना भैया, अगर आपको बायोलॉजी से सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने हैं तो। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर मैं कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 10-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं भैया। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो आपके एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं भैया। 8-10 हज़ार स्टूडेंट आंसर देते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि भैया वो खराब है, यानी कि उनको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है उस जगह से। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं भैया, आप जाकर देख लीजिए। फिर आप स्वयं समझदार हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें बता दीजिए, इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।